नमस्कार दोस्तों। आज सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी और वास्तविक राजनीति किस दिशा में जा रही है। आदमी कितना कंफ्यूज है और नेता उसे कितना कंफ्यूज कर रहे हैं। मायावती और अखिलेश यादव को लेकर के भी सवाल होगा और भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, कांग्रेस वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो 7 विधानसभा सीटें हो रही हैं वहाँ भी कैंडिडेट उतारी है। मायावती ने भी इस बार कैंडिडेट उतार दिया है। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी हैं जो बहुत मुद्दों पर बोलते रहते हैं और अपनी बात भी रखते रहते हैं। आपसे भी बातचीत होगी और असली सवाल यह है कि आखिर मौजूदा समय में जो मायावती के बयान आ रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के वसूलों पर बात करते हुए बचना चाह रही है, यह परिदृश्य क्यों बन रहा है और आने वाले 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश क्या कुछ करेगा। दद्दू प्रसाद जी स्वागत है जी। जय भीम, जय भारत। दद्दू प्रसाद जी, एक अहम सवाल यह है कि मायावती आजकल कंफ्यूज क्यों है। मायावती कंफ्यूज नहीं है। मायावती अपने मकसद को पूरा करने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। उसको जानने वाले, समझने वाले लोग कंफ्यूज हैं। मायावती इस देश में मानवर कांशीराम जी के बनाए गए आंदोलन को ख़त्म करने का ठेका लिया है भारतीय जनता पार्टी से। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार उसको समर्थन दे के मुख्यमंत्री बनाया और चौथी बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने अपने कार्यकर्ता भेज दिए बहुजन समाज पार्टी के अंदर, तब वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकी। और जब हमने कार्यकर्ता वापस ले लिए तो फिर मायावती धड़ाम हो गई है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि मायावती कंफ्यूज है। मायावती अपने मकसद को पूरा करने के लिए अर्थात मानवर कांशीराम जी के आंदोलन को ख़त्म करने का काम कर रही है। तो कांशीराम जी के आंदोलन को ख़त्म करके मायावती कैसे आगे बढ़ पाएंगी। नहीं, कतई मायावती को अब आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी, सीबीआई आगे बढ़ाएगी, भारत की न्यायपालिका आगे बढ़ाएगी, अर्थात उसको जेल जाने से रोकेगी। मायावती का बड़ा टारगेट अब पॉलिटिकल सर्वाइवल नहीं है। मायावती का बड़ा लक्ष्य जेल जाने से बचना है। नहीं तो आप मायावती को जेल क्यों जाने की बार बार बात कर रहे हैं। नहीं, मायावती ताज कॉरिडोर मामले में, सीबीआई के उसमें और आय से अधिक संपत्ति मामले में और उसका भाई आनंद आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसा हुआ है। और अभी गाजीपुर में एक आदमी ने बयान दिया, सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट में लिख के गया कि मुझे मायावती ने 2 करोड़ रुपया ज़बरदस्ती ऐंठ लिया है और इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो ये सारे मामले उसके उखड़ रहे। चीनी मिल घोटाले में उसका हाथ है। मायावती ये सब जानती है और उसका जो गुरु है इस समय सतीश मिश्रा, वो उसको बार बार इसी तरीके के टीच करता रहता है। इसलिए मायावती जेल जाने से बचने के लिए काम कर रही है। उसका एजेंडा पॉलिटिकल सर्वाइवल नहीं है। दद्दू प्रसाद जी, मायावती के गुरु के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा को बार बार तमाम लोग आरोपित करते हैं, लेकिन आप कहाँ उन्हें गुरु के रूप में पाते हैं। वो उनका कोच है, उनका आज की तारीख का मेंटर बन चुका है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मानवर कांशीराम जी भी 91-92 में, जब इसको मायावती को फरवरी 92 में पंजाब होशियारपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, उस समय ही वो इसके कारनामों से, इसके मकसद के बारे में ज्ञात हो गए थे। पर कतिपय कारणों से मानवर कांशीराम जी इसको ढोते रह गए और उन्होंने अपने नियरेस्ट और इनर सर्किल कार्यकर्ताओं को इस बारे में सूचनाएं भी दी थी, जानकारियां भी दी थी। तो मायावती का जो मकसद है वो इस देश के बहुजन समाज को तबाह करने का है। तो दद्दू प्रसाद जी, अभी मायावती ने कहा है कि हम अखिलेश यादव को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ भी क्या होता है। हाँ, निश्चित रूप से वो कह रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन कर सकती हूँ। जब मायावती को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मानवर कांशीराम जी के जब हार्ट अटैक के बाद 31 मई 95 को हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल में थे, एम्स में भर्ती थे, उसी दौरान मायावती ने अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन पत्र लगा करके और कांग्रेस पार्टी का समर्थन पत्र लगा के, मानवर कांशीराम जी का समर्थन वापसी का लेटर लगा के मुलायम सिंह यादव की सरकार को गिराया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस दबाव डालती रही मायावती के ऊपर भी और मानवर कांशीराम जी के ऊपर भी कि आने वाला जो स्थानीय निकाय का चुनाव है जो दिसंबर 1995 में संपन्न हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़े, अर्थात चुनावी गठबंधन करें। मानवर कांशीराम जी ने मुरली मनोहर जोशी को कहा कि 2 इस दल हैं इस देश में जिनकी नीतियां स्पष्ट हैं।
एक भारतीय जनता पार्टी है जिसकी नीति स्पष्ट है, वो इस देश के शोषण और जो अन्याय पर आधारित समाज व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है, टिकाए रखना चाहती है। और दूसरी बहुजन समाज पार्टी है जिसकी नीति स्पष्ट है, वो इस देश के अन्याय और शोषण पर आधारित समाज व्यवस्था को गिरा देना चाहती है, बदलना चाहती है। तो इसलिए जिनको मैंने 20 साल से परिवर्तन के लिए तैयार किया है, जिन कार्यकर्ताओं को, जिन जन समुदाय को, तो उनको मैं यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों को वोट देने की अपील नहीं कर सकता, इसलिए मेरा चुनावी गठबंधन नहीं होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मुरली मनोहर जोशी ने कांसीराम जी से कहा कि भाई आप अटल बिहारी से बात कर लीजिए, तो उन्होंने बात कराई। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी सूरत में हमें समर्थन आपसे वापस लेना होगा, आपकी सरकार गिरा देंगे हम। तो मानवर कांसीराम जी ने कहा मेरा मकसद पूरा हो चुका है और मैं ये बताना चाहता था पूरे भारत देश को कि आइडियल सरकार, आदर्श सरकार कैसी होती है। तो वो 1995 में 4.5 महीने की सरकार चला के वो प्रदर्शित कर चुके थे। उन्होंने कहा समर्थन वापस ले लो, जो कल लेते हो आज ले लो। तो वो 17 अक्टूबर 95 को समर्थन वापस लेकर के सरकार गिरा दी गई। परंतु उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस देश में परिवर्तनकारी ताकतों को उभरने नहीं दिया। मानवर कांसीराम जी ने समझौता भी किया 1996 विधानसभा चुनाव में, और मुलायम सिंह यादव अपनी जीत पर अड़े रहे, और इसलिए वो 97 में सरकार सेकुलर के समर्थन से नहीं बन सकी। तो बहुजन समाज पार्टी मायावती ने पुनः भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़, उसका पहले से ही था, और उन्हें 6 महीने के बाद, नहीं 5 महीने के बाद बुलाया और वो समर्थन से सरकार बनी। तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी। तो जो काम 1995 में नहीं हो पाया, यानी चुनावी गठबंधन का, अब वो भारतीय जनता पार्टी और मायावती मिल करके चुनावी गठबंधन करेंगे, और मायावती के लिए राष्ट्रपति का पद अथवा उपराष्ट्रपति का पद, जो हमारे भी सूत्र हैं आरएसएस मुख्यालय के अंतर्गत, तो ये बातें चल रही हैं। इसलिए मायावती पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ चुकी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए 2 चीज़ें हैं, जो दलित और पिछड़ा है, ये सगे भाई है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दलित पिछड़ा को इतना नफरत पैदा कर दी जाए, इतने इनके बीच में वैमनस्यता पैदा कर दी जाए कि ये दोनों ध्रुव इस देश में इकट्ठा ना हो सकें। इसलिए मायावती के काउंटर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केशव मौर्य को लगाया। तो ये चीज़ें हैं, ये इस दिशा पे सोचने वाले जो लोग हैं उनको, और मैं अखिलेश जी, आपके बहुत सारे श्रोताओं ने और दर्शकों ने कहा है, दद्दू प्रसाद बहुजन समाज पार्टी में पिछले 6 वर्षों से नहीं है, और हम मायावती की अन्यायपूर्ण नीतियों के कारण, परिवर्तन विरोधी नीतियों के कारण, और उन्होंने लोकतंत्र को जिस तरीके से छल किया है, कुचल डाला है, तो इकट्ठा हुए वोटों को बेच रही है थी। और हम अपने पैरों पर खड़े होकर के वन नेशन वन एजुकेशन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं। दद्दू प्रसाद जी, ये सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिसको लेकर के लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन दोनों शब्दों में बेसिक अंतर क्या है, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन, ये दोनों शब्द विस्तृत रूप से बताएं जरा। नहीं, निश्चित रूप से अखिलेश जी, हमारी जो शिक्षा है दलित पिछड़े आदिवासियों की, ये मुश्किल से 100 साल पुरानी है, और बड़ा जो मैटर पे तो ये 50 साल से ठीक ठीक शिक्षा हम प्राप्त कर पा रहे हैं। उसके पहले तो हमारी शिक्षा अवरुद्ध रही है, रोकी गई थी, दंडनीय अपराध था हमारे लिए, कान में पिघला के शीश भरवा देने का कानून रहा है। इसलिए विश्लेषण की क्षमता मेरे समाज में बहुत धीरे धीरे विकसित हो रही है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय को एक जैसा मान लिया जाता है। सामाजिक न्याय एक छलावा है जो इस देश के उदारवादी सवर्ण नेताओं ने 60 के दशक में देने का काम किया। जो लोग इस देश की समाज व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, उन्हें बड़ा ज़बरदस्त मोह है। जिन लोगों ने शंभू को गर्दन काटी, जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवाया, तो वो लोग उनको भी आदर्श बनाए रखना चाहते थे, उनकी प्रशंसा करना चाहते थे। मेरा कहना लोहिया जी के ऊपर है। लोहिया इस देश के जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने एक नया शब्द ईजाद किया, छलावापूर्ण शब्द, सामाजिक न्याय।
ये वर्तमान ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था में जो अन्याय पर, शोषण पर खड़ी है, जब तक इस समाज व्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया जाता है, सामाजिक न्याय नहीं संभव है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर के ही सामाजिक न्याय के अभीष्ट को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए सामाजिक न्याय का जो शब्द है एक छलावा है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में जाना होगा। सामाजिक न्याय हमें समता पर आधारित समाज व्यवस्था में ही मिल सकता है। तो प्रसाद जी, आप जब भी बात करते हैं, सवाल करते हैं, जवाब देते हैं, तो उसमें एक सवाल लोग बार बार करते हैं और इस बार चौधरी संदीप ने यह सवाल किया है कि आप सवाल करें कि सत्ता में रहते हुए दद्दू प्रसाद जी ने जब कैबिनेट मंत्री थे तो कौन कौन से काम किए हैं और शोषित समाज के लिए उन्होंने किस तरीके का आंदोलन उस समय चलाया था। जी, हमने शिक्षा के लिए उस समय भी काम किया और इस देश में गरीब के बेटों को भी विधायक बनाने का, लोकतंत्र को कामयाब बनाने का, मानवर का इस देश में कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कोई निर्धन का बेटा जीरो बैलेंस पर भी विधायक बने। 50 विधायक तो हमने अपने हाथों से बनाए, 100 के ऊपर ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य निर्धन लोग जिता के लेके आए। कहिए उनके नाम गिना दूं। और हमने ग्राम विकास में नरेगा योजना को बहुत ही शिद्दत के साथ कामयाबी पूर्ण तरीके से चलाया और लाखों मजदूरों को काम दिया और उनको रोजगार सृजित करने का काम किया। इसके अलावा हर घर तक आवास ले जाने का काम किया। भले उस समय की जो स्कीम थी उसमें पैसा बहुत कम था। हमने भारत सरकार को और राज्य सरकार को भी इस बारे में, मुख्यमंत्री को भी कहा कि पैसा बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने उसको अनुमोदित नहीं किया। और इसके अलावा हमने बहुत सारे काम जो है विकास के, पेयजल की योजना, हर घर का, गरीब के घर पे भी हैंडपंप ले जाने का काम किया। जिस समय हम मंत्री बने थे तो गरीबों के दरवाजे हैंडपंप ही नहीं थे पानी के पीने का, चूँकि पानी आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। नहीं, आज तो हैं। मैं खुद कहना चाहता हूँ, ऐसे जबान उठा के कह देना नहीं है। ये हमने इसमें मायावती नाराज हो गई और मायावती ने कहा कि केवल शेड्यूल कास्ट के और अति पिछड़ी जातियों की बस्ती में कैसे हैंडपंप लगाएंगे। हमने यह शासनादेश जारी किया। वो शासनादेश को मायावती ने खारिज कराया, फतेह बहादुर के द्वारा पास कराया उसको। तो हमने इस बारे में बहुत ही, मानवर कांसीराम जी ने लाखों एकड़ जमीन, जो भूमिहीन लोग थे, मानवर कांसीराम जी ने 95 सरकार में गरीबों को बांटने का, भूमिहीनों को बांटने का काम किया। भूमिहीन का मतलब केवल अनुसूचित जात नहीं, बल्कि इरादतन अति पिछड़ी जातियां जो भूमिहीन थी, मानवर कांसीराम जी ने उनको भी जमीन बांटने का काम हमारी पूरी टीम के साथ मिल करके किया गया। अच्छा, ये अहम काम थे जो लोग जानना भी चाह रहे थे। हमने वह सवाल भी किया है और एक सवाल और लोगों ने किया है कि बहुजन राजनीति का सबसे कमज़ोर पहलू क्या है। और चूंकि आप इस मुद्दे पर बोलते भी हैं तो आपसे लोग जानना चाहते हैं कि बहुजन राजनीति का सबसे कमज़ोर पहलू क्या देखते हैं। बहुजन राजनीति का सबसे कमज़ोर पहलू जीवन का मकसद छोटा बनाना है। बहुजन नेता जीवन का मकसद जब बड़ा बनाएंगे तो निश्चित रूप से बहुजन समाज में एकता पैदा होगी। और मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं कि इस देश की समाज व्यवस्था को अगर आपका मकसद टिकाए रखने का है तो राजनीति में चरित्रहीन, सील विहीन, अपराधी, गुंडा, बदमाश उपयोगी है। उनकी यूटिलिटी है, उपयोगिता है। पर अगर आपका मकसद इस देश की समाज व्यवस्था को बदल डालने का है और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था बनाना है तो राजनीति में चरित्रवान, सीलवान, संघर्षशील और परिश्रमी आदमी उपयोगी है। अगर आप राजनीति में चरित्रहीन, सील विहीन लोगों को लेके आएंगे, महिमा मंडित करेंगे, अनिवार्य रूप से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाएगी। इसलिए और शोषण की व्यवस्था, जुल्म की व्यवस्था, अपराध की व्यवस्था बनी रहेगी और समाज पीड़ा में बना रहेगा, समाज रोता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा। हमारे ये नौजवान जो आपसे सवाल कर रहे हैं, ये बेचारे रोते गिड़गिड़ाते लोग हैं और ये रो ही रहे हैं और प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं।
तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति में आज आवश्यकता है। अब ये चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी हैं कि अगर आपका मकसद परिवर्तन, हाँ ये छलावा है। बहुत सारे नौजवान हैं जो संपन्न घराने से हैं, हरित क्रांति हो चुकी है जिनके परिवारों में, जिन इलाकों में, वो कहते नहीं सामाजिक व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहे, ऊंच नीचता बनी रहे, शोषण बना रहे, जुल्म चलता रहे, बस हम फायदे उठा लें और बहुजन नेता, बहुजन समाज आगे आ जाए, सत्ता में आ जाए, धनी हो जाए और बड़ा मालामाल हो जाए। असंभव, असंभव, असंभव। अगर आपको आगे बढ़ना है तो राजनीति में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करना होगा, तभी आप बहुजन समाज, बड़ा मकसद है मेरा, जो मैंने शुरू में कहा कि बड़ा मकसद क्या है, तो बड़ा मकसद है इस देश में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाना, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करना। संविधान के अनुच्छेद 38 में यही लिखा गया है। दुदू प्रसाद जी, आज एक सवाल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और युवा इस पर भी बात करते हैं कि सरकारी संस्थानों से अधिक चर्चा निजी संस्थानों की होती है। बीएसएनएल, एनटीपीसी, आईआईएमसी और जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की बात नहीं होती है। जियो की बात होती है, अडानी और अंबानी की बात होती है और बाकी जो निजी संस्थान हैं बड़े बड़े, उनकी बात होती है। तो ऐसा माहौल क्यों बन रहा है? ये बन थोड़ी रहा है, ये तो बनाया जा रहा है। जो लोग कारपोरेट और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, नरेंद्र मोदी इस देश में चमचा प्रधानमंत्री है और मनमोहन सिंह 10 साल तक चमचा प्रधानमंत्री रहा और अब ये पिछले करीब 7 साल से दूसरा चमचा प्रधानमंत्री हम देख रहे हैं। इस देश में लोक नायकों को प्रधानमंत्री बनने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। जनता अभी हमारी सोई हुई है, इसलिए बड़ा काम नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा कि आप बनी बनाई मलाई खाना चाहते हो, आपको आगे आना होगा और आपको कंटेंट, वैल्यूज़ तय करने होंगे कि किन वैल्यूज़ पर हम समाज को, अभी जुल्म पर बलात्कार हो जाता है, हम समाज के बीच में पहुँच जाते हैं, समाज के बीच में नहीं जाते हैं, मीडिया के बीच में पहुँच जाते हैं। इट इज़ रॉन्ग। आपको समाज के बीच में जो इस देश में अन्याय है, छुआछूत है, जात पात है, भेदभाव है, अशिक्षा है, अज्ञानता है और चीज़ों की जो समझ नहीं है, तो उसको अगर हम पैदा करेंगे तो ये कारपोरेट जगत के प्रोडक्ट हैं जो ये धूल धूसरित हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो जब कारपोरेट के इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं और उन्होंने, इंडस्ट्री ने अरबों रुपया लगाया इसके पीछे, तो निश्चित रूप से वो चर्चा में और परिचर्चा में, बहस के विषय में निजी कंपनियों को ही लाएंगे और जो सरकारी है, सरकार की अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कोलैप्स करने का, धराशायी करने का। अभी तो देखिए रेलवे आपका बेच दिया जाएगा, पूरा रेलवे, अगर इनका यही रहा। और देखिए बात यह है कि सच्चे मार्गदर्शक भी आज की तारीख में अभाव हो गया है, क्योंकि जो मार्गदर्शक थे वो जाल में फंसा लिए गए और आपके जितने ये 80 के दशक के बाद उभरे हुए पिछड़ों के, दलितों के नेता हैं, वो या तो जेल के अंदर हैं या जेल जाने की घबराहट में हैं, भय की दशा में हैं और वो सही बात नहीं बताए। इसलिए युवाओं को, जो युवा नया आया है, वो अध्ययन नहीं करना चाहता है, इस देश के जाल को नहीं समझना चाहता है, वो केवल फाइनेंशियल चीज़ों को देख पा रहा है, आर्थिक बातें देख पा रहा नहीं। इस देश में बेसिक जो समस्या है वो सामाजिक है। सामाजिक असमानता, गैर बराबरी, ऊंच नीचता, भेदभाव, नफरत की भावना इस देश में, और कुल मात्र 4% आबादी है वो देश को शासन कर रही है। जो इस देश में बाहर से आए हुए, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, वो शासन कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों को इस जाल को, और हमारे महान पुरुषों ने इसको जाल को उजागर किया है और इसको अध्ययन करने की ज़रूरत है। युवा अध्ययन करे और पीछे छूट गए नेताओं से कोई उम्मीदें नहीं हैं। युवा इस देश के जाल को समझ करके अपने आप को प्रिपेयर करें। हम इसी काम में लगे हैं। हम चरित्रवान, शीलवान कैडर कैंप लगा रहे हैं ताकि हम चरित्रवान, शीलवान लोगों को समाज की मुख्य धारा में ला करके और मानवर कांसीराम जी के फार्मूले पर उनको विधानसभाओं में, लोकसभाओं में चुन के भेजा जा सके।
मधु प्रसाद जी, ये भारत की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात कहें तो इस देश में शिक्षा, ईच पर्सन को इंटेलिजेंट के साथ एजुकेशन होनी चाहिए। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी शिक्षा को रोका जा रहा है, बल्कि शिक्षा के साथ भारत के शासकों का वैमनस्यतापूर्ण रवैया है। उनको डर है कि हमारी आबादी कम है इस देश में, और कम आबादी के बाद भी हम लोकतंत्र रहते हुए शासक बने हुए हैं। तो अगर बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो हमसे सवाल जवाब ही नहीं करेगा, बल्कि अपने आप को शासक बनाने के काम में कामयाब हो जाएगा। तो सवाल जवाब करना इतनी बड़ी कठिनाई नहीं है उनके लिए, सवालों के जवाब है उनके पास। पर उनको डर है कि बच्चा अगर शिक्षित हो गया, अर्थात मैं खुल के कह दूं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चे अगर शिक्षित हो गए तो उनकी आबादी ज़्यादा है, वो शासक बन जाएंगे, गांव के प्रधान बन जाएंगे, विधायक, सांसद बन जाएंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। शिक्षा को रोका गया है, इसलिए हमने कहा कि एक समान शिक्षा देश में जरूरी हो। अफसर हो या मजदूर, किसान, सबकी शिक्षा हो एक समान। संविधान के अनुच्छेद 21 का में यही बात लिखी हुई है। 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे। तो शिक्षा मस्ट है। शिक्षा स्टार्ट होते ही शिक्षा तीव्रगामी तरीके से जब फैलती है तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र तरीके से आगे बढ़ती है, सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया तेज हो जाती है। शिक्षा को पंचर कर दो, कुछ ही लोग पढ़ें, 10-20 लाख 50 लाख लोग पढ़ें, 1 करोड़ लोग पढ़ें, तो यह शोषण की, जुल्म की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था बनी रहेगी। अगर लोग कम पढ़े लिखे हैं और इतना कम पढ़े हैं कि विश्लेषण की क्षमता उनके पास नहीं है, देख सकने की क्षमता उनके पास नहीं है, नज़र नहीं है, तो फिर रेलवे बेचो, चाहे SBI को भी बेच दो, चाहे जो भी बेच डालिए और गिरवी रख दीजिए देश को। तो इसलिए ये जो प्राइवेट को बड़ा चमका करके पेश किया जा रहा है जनता के सामने कि देखिए, आपको प्राइवेट सेक्टर के आने से आपको ज़्यादा लाभ है। प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट की मोनोपोली है वो कुछ एक उच्च वर्ग के सवर्णों के पास ही सारे रोजगार के अवसर चले जाएंगे। दलित, पिछड़े, आदिवासी रोजगार के अवसरों से वंचित कर दिए जा रहे हैं, इसलिए वो प्राइवेटाइजेशन को ला रहे हैं। और प्राइवेट में आरक्षण संभव नहीं है। ये जो बातें बेवकूफ़ लोग उठा रहे हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है कि निजी से संस्थाओं में प्राइवेट में आरक्षण लागू किया जाए। प्राइवेट में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है, इसीलिए तो रोकना है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। इस स्लोगन ने प्राइवेटाइजेशन को और बढ़ावा दिया। जब ये बात फैलाई गई कि नहीं, इस निजी संस्थाओं में, निजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आरक्षण दिया जाए, तो लोगों को तसल्ली हो गई कि चलिए आज नहीं कल मिल जाएगा, और हो जाने दीजिए प्राइवेटाइजेशन। और पिछले 15 वर्षों में बहुत तीव्र गति से प्राइवेटाइजेशन हुआ है। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता है। प्राइवेटाइजेशन में भारत के वर्तमान संविधान के स्वरूप के रहते हुए आरक्षण